दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। हम यहाँ पर भारतीय अर्थशास्त्र की सीरीज को हिंदी के अंदर चला रहे हैं। यही मेरी क्लास जो कि इंग्लिश में भी आएगी इन फ्यूचर के अंदर। और अभी तक हमने 80 प्लस जो है लेक्चर्स को अगर हम बात करें तो हमने दिया है, ठीक है। और अगर बात करें 80 लेक्चर्स अगर आप देख लेते हैं तो यस आपके काफ़ी सारे डाउट्स आपके पीटी प्लस में इंसोलिडेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो एस्पिरेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक क्लास करनी चाहिए किसी पेड की, तो एटलीस्ट एक बार हमारी फ्री के करीब 10 से 20 या 20 वीडियो देख लीजिए। आपको एक ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा, कहीं से भी देख सकते हैं किसी भी चैप्टर से, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी हम बैंकिंग सीरीज पे हैं। बैंकिंग में 3 मॉड्यूल हैं। एक हमने बेसिक बैंकिंग समझा दी, आरबीआई साथ में उसके एसएलआर। सेकंड मॉड्यूल में ये चला बैंकिंग को प्रकार की तरफ बढ़ गए हैं। फिर इसका बैंकिंग एक पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम फाइनेंशियल मार्केट की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर आईपीओ से रिलेटेड प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट से लेके गिल्ड बैंक और साथ में बॉन्ड डिवेंचर शेयर, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें मतलब कि नेक्स्ट मॉड्यूल में जो हमारे कंप्लीट होगी। कुल मिला के मान के चलो 17 से 20 मॉड्यूल में हम जो है तैयार करेंगे, यानी कि 17 से 18 चैप्टर्स, जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और इसमें जो सीरीज कंप्लीट होगी वो 150 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश ये, अब देखो 2-4 ऊपर नीचे हो जाए तो वो कह नहीं सकता, लेकिन टारगेट ये है कि 150 वीडियो यानी 100 आवर्स की मतलब जो कुल मिला के क्लास होगी है, जिसमें मैं पूरी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में करा रहा हूँ। हम भी 20 से 22 मिनट ही बोल पाते हैं, थक जाते हैं, गला बोल जाता है फिर, तो इसलिए 20 से 22 मिनट 25 मिनट एक एवरेज एक अच्छी लेंथ है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि नॉन स्टॉप 25 मिनट बोलना भी सफिशिएंट हमें जो है देखने को मिलता है। तो आज के टॉपिक में हम बैंकों के प्रकार में चैप्टर नंबर 9 में लेक्चर नंबर 2 को समझेंगे। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 1991 तक के सिस्टम को समझा कि 1991 तक, यानी कि हमने इसमें ये देखा था कि भाई एक तो 1969 के अंदर जब बैंकों का उदारीकरण हुआ उसमें हमने समझा। फिर उसके बाद हमने 1980 में भी बैंकों का जो है, अगर सॉरी नॉट उदारीकरण मतलब नेशनलाइजेशन जो हुआ उसको हमने समझा, यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ उसको समझा। अब हम 1991 के बाद से हम चीज़ों को समझेंगे। पहले इसको समझाने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। हालांकि मैंने इसमें नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है बैकग्राउंड को जो समझने की जो कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखो, उदारीकरण का जो चरण था, पहली बात भारत के ऊपर बाध्यकारी उदारीकरण लाया गया। इस चीज को समझना, भारत पक्ष में नहीं था। अगर हम कुछ रिपोर्ट देखें, कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखें, तो उसमें अलग अलग ऑथर्स ने ये बात बोली है कि अगर ये संकट नहीं आता तो भारत कम से कम नेक्स्ट 20 ईयर्स तक नहीं करता उदारीकरण। ये बात कंफर्म थी। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं था, सिर्फ 5 महीने का इंपोर्ट के लिए पैसे थे। कुछ लोग कहते हैं मतलब जो भी है, मतलब इतना कम पैसा था कि ये समझ लो कि फॉरेन रिजर्व खत्म हो, जिस तरह से भी पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, तो उसी की जैसे सेम भारत के साथ भी हो रहा था। तो जिसके कारण भारत को मजबूरी में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा, उसको जो है आईएमएफ के थ्रू जो है बढ़ना पड़ा। क्योंकि आईएमएफ जो लोन देता है वो शर्त के साथ देता है, यानी कि वो हमेशा शर्त जरूर रखता है अपनी। जैसे कि पाकिस्तान को भी जो है बेल आउट पास हुआ आईएमएफ के थ्रू, उसमें उन्होंने यही बोला कि आप पेट्रोल और डीजल को मतलब डीरेगुलेट कीजिए। तो देखिए तुरंत आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल और जो ये चीज़ें बढ़ गई हैं, उनकी कॉस्ट जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस कंडीशन में ये वो खाड़ी युद्ध भी होने लग गया। खाड़ी से भी जो रिमिटेंस आने लग गई थी, जो डॉलर्स आने लग गए थे उस कंडीशन में, तो वहाँ से भी खाड़ी युद्ध हो गया। तो फिर मैक्सिमम लोग जो है डर के मारे भाग के इंडिया आ गए। तो जो एक डॉलर का जो हमारा मुख्य पार्ट है वो भी आना बंद हो गया। तो जिसके कारण फिर भारत सरकार को, फिर साथ में जो सरकारें थी वो भी स्टेबल नहीं थी। तो ये कुछ मुद्दे बोल सकते हैं कि जिसके कारण मजबूरी में भारत सरकार को जो है उदारीकरण लेना पड़ा। उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे जो है मनमोहन सिंह थे, तो उनकी देखरेख में फिर एलपीजी का निर्माण हुआ। जब एलपीजी का हुआ तो उसमें फिर बैंकिंग सिस्टम पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इस पे कमेटी जो गठित करी थी, नसीमा कमेटी थी, नसीमा 1 नसीमा 2, हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, नॉन डिटेल जैसा अभी इवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। तो इवैल्यूएशन में इन्होंने, इनकी अध्यक्षता में अगर बात करें तो वित्तीय स्थिरता, एक वर्ड को समझना, वित्तीय स्थिरता को लेके, ठीक है, इस पे कमेटी डाली गई जिसका नाम था श्री एम नरसिम्हा, ठीक है। इनके अध्यक्षता में समिति बनाई गई। इन्होंने बैंकिंग सुधार से लेके क्या क्या मतलब होते हैं, चीजें क्या क्या होती हैं, उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए मतलब बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए इन्होंने काफी सारी जो है कुल मिलाकर जो सिफारिशें जो है अपनी प्रस्तुत करी थी, और भारत सरकार ने भी इस चीज को जो है मान लिया था। तो एलपीजी से फायदा क्या हुआ पहले समझो। 1990 से पहले अगर आप, पहली बात एफडीआई बहुत मुश्किल था, मतलब कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। 1991 के बाद चीजें लिबरल हो गई, तुरंत कोई भी आके करे, बिजनेस करे, कोई इशू नहीं। जैसे आज के समय देखो, आज के समय आपको जीएसटी नंबर 3 से 4 दिन में मिल जाता है। हालांकि सबसे बेस्ट रेशो सिंगापुर का है, लेकिन
वहाँ पे तो 1 से 1.5 दिन में मिल हाथों हाथ, ठीक है। लेकिन अभी भी हालांकि भारत ने अपना ईज ऑफ डूइंग, हालांकि ये रिपोर्ट बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी ईज ऑफ डूइंग में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। लेकिन पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी, पहले टेलीफोन भी नहीं थे, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन लैंडलाइन याद है, अरे तेरे पास तो लैंडलाइन नंबर है भाई, ठीक। उस समय सोचो 2-2 ढाई हज़ार बिल आते थे लोगों के। तो उस कंडीशन में सोचो चीज़ें कितनी ज़्यादा वैसी थी। और आज के समय देखो, आप तो क्लिक करो, सारी चीज़ें आपके फ़ोन में है, कोई कुछ करना है, फीडबैक देना, कुछ देना, तो आपके फ़ोन में है। लेकिन पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो उस समय सोचो एक बिजनेस करना, एक टिन नंबर लेने के लिए भी करीब कितनी ज़्यादा मगजमारी होती थी सीए के पास। वो एक आम आदमी, आपके डैडी या माँ बाप आपके समझ सकता है अगर बिजनेसमैन हो गए तो उस कंडीशन में ये भी फायदा हुआ, हमें देखने को मिला। फिर उसी के जैसे लेके धीरे धीरे इन्होंने कुछ अपनी सिफारिशें करी बैंकिंग सिस्टम को लेके। तो जब बैंकिंग से सिफारिश करी तो ताकि बैंकों में प्रतिस्पर्धा भी हो, एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा मतलब हो, कंपटीशन हो, ताकि बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। मैं एक चीज़ और भी बता दूं आपको, एक चीज़ दोस्तों, जब बैंकिंग में घोटाले होते हैं ना, ध्यान से समझना, जब बैंकिंग में जब घोटाले होते हैं ना तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि 80 to 90% जो भार होता है इसी बैंकिंग सिस्टम पे होता है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पिलर है, एडमिनिस्ट्रेशन पिलर नहीं है, क्योंकि अर्निंग का सोर्स जो है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग पिलर होता है बैंकिंग। तो बैंकिंग में अगर कोई फाइनेंशियल कांड होता है, स्कैंडल होता है, तो ध्यान रखना उस देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है। जैसे कि हमने पास्ट में लेमन ब्रदर्स को अमेरिका के अंदर टूटते हुए देखा था, हालांकि फिर उसमें फेडरल बैंक आया और साथ में बचाया उसको, वो एक अलग कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी बचाया गया। तो ऐसे ही जब बैंकिंग सिस्टम में जब फ्रॉड्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, तो इससे किसी हर देश की जो जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन जाती है, राइट। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा इस चीज़ को जो है समझ के चलना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नरसिम्हा जी ने, कि इन्होंने काफ़ी सारी सिफारिशें करी और काफ़ी सारी चीज़ों को बना कि भाई इस तरह से हमें करना चाहिए। तो उन्हीं सिफारिशों को हम थोड़ा आगे जो है आगे डिस्कस करते हैं, ताकि समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या क्या सिफारिशें जो है इसमें करी थी। समिति ने बैंकों के और अधिक राष्ट्रीयकरण को ना करने का सुझाव दिया। आपने देखा होगा हमारा 1980 के बाद से, ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण नहीं किया, हालांकि अभी मर्ज किया, राष्ट्रीयकरण नहीं किया, मर्ज किया। हम उस पर भी आएंगे, लेटेस्ट मुद्दे हैं वो, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि 1980 के बाद से अभी तक कोई बैंक को राष्ट्रीयकरण नहीं, मर्ज किया ठीक है मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नरसिम्हा कमेटी को ये पता चल गया था कि राष्ट्रीयकरण करने से कहीं ना कहीं उसका भार जो होता है भारत सरकार के ऊपर आ जाता है। क्यों? उसकी सैलरी, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उसकी सैलरी, ये सारी चीजें हैं, तो उसको कहीं ना कहीं बाहर, फिर उससे बैंकिंग सिस्टम में भी रूढ़िवादी जो संस्था होती है कि हम तो सरकारी हैं, हमें कोई नहीं निकाल सकता, ये सब चीजें जो है कुल मिला के जो है चलन पे हमें जो देखने को मिलती है। तो जिसके कारण जो हमारे नरसिम्हा कमेटी थी उन्होंने यही बोला कि भाई पहले आप जो है इस पे अगर बोले तो इस पर यही बोला कि और अधिक राष्ट्रीयकरण आप जो है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एक दूसरी बात ये भी बोली कि विदेशी बैंकों को भारत में या तो शाखाएं या सहायक कंपनियों के रूप में कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई। फिर इन्होंने, पहले ये था कि भाई 1990 तक अगर हम बोलें तो कहीं ना कहीं फॉरेन बैंक नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद 91 के बाद से फिर फॉरेन बैंक्स पे आए, जैसे एसएसबी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये क्या है, ये सब बैंक, ये सब फॉरेन बैंक की तो है। आप देखो अगर आपका एचएसबी में है, स्टैंडर्ड, और भी बैंक्स हैं, सिटी बैंक है, ये सब सिटी बैंक, एचएसबीसी हांगकांग का है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंदन का आई थिंक, और अगर सिटी बैंक देखें तो वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वो अमेरिका का है। तो इन्होंने भी अपनी शाखाएं जो खोलनी स्टार्ट, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोटेशन रखा कि क्या कैप होता है, 20 से ज़्यादा रखोगे तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के आपको हक मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैक्सिमम जो बैंक्स होते हैं भारत के अंदर, ध्यान से समझिएगा, हालांकि टॉपिक आगे आएगा, मैं फिर अभी थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको मेरे टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो। देखो, अगर किसी बैंक के फॉरेन बैंक की बात कर रहा हूं, किसी के 19, देखना मैक्सिमम जो बड़े बड़े बैंक्स होंगे वो अपने बैंकों को 19 बैंकों के अंदर रखते हैं, या फिर अगर कोई 20+ बैंक्स रखता है तो उसको फिर पीएसएल मानना पड़ेगा। पीएसएल का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, जिसमें 40% जो लोन होगा वो गरीब तबके को देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो बैंक होते हैं बचने के लिए अपनी शाखाओं को 19 ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते, ताकि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग इन पे आए ना। आपने देखा होगा एचएसबी के, जब आपने देखा आपको एसएसबी के जो या स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गए, आपने देखा होगा ज्यादातर ये ऐसे बैंक से आपको शाखाएं बहुत कम मिलती होंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, इससे हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका अर्निंग, भाई वो चाहते हैं कि उनका जो मोटा मोटा जो हो लोग हो वो अमीर लोगों की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। इवन स्टैंडर्ड चार्टर में खोल के देखो, आपको डेबिट चार्ज, ये चार्ज, फलाना चार्ज, दुनिया भर के चार्ज होते हैं। भाई हम जैसे गरीब लोग नहीं खोल पाएंगे। तो उस कंडीशन में तो इसलिए ये रीजन होता है कि कुछ बैंक जो होता है अपने आप को 19 बैंकों तक ही सीमित रखते हैं,
ताकि उनको प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग यानी कि गरीब लोगों को लोन ना देना पड़े। ये सिर्फ अपने देश के अंदर, मतलब हमारे देश में आए हैं सिर्फ पैसा कमाने, बस। तो ये कैप क्यों है, क्या पीछे सोच थी इससे, एक आईएएस अधिकारी की भी क्या सोच थी, बस भी हम जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अच्छे से करेंगे। फिर इसके बाद ये हुआ कि कमेटी, फिर हम बैक टू द कमेटी पे आते हैं। कमेटी ने ये भी बोला कि बैंकों को अधिक प्रतिभा बनाने के लिए समिति ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाए। अब ऐसा है कि सरकारी बैंक हो तो उसको अलग व्यवहार दिया जाए, प्राइवेट हो तो उसको अलग व्यवहार नहीं। तो इसलिए भारत सरकार ने जो है अपने रेगुलेशन एक्ट में भी लिखा कि जो सभी बैंक्स, यानी कि फिर यही रीजन था कि भारत सरकार ने अपने शेड्यूल और अनशेड्यूल बैंक को डिफाइन किया कि प्राइवेट बैंक भी, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सबके साथ एक तरह से समान व्यवहार ही जो है कुल मिलाकर अगर बोले तो किया जाएगा। फिर हमें यह देखने को मिला, इस बात पर बल भी दिया गया कि बैंकों को बैंकिंग की रूढ़िवादी और पारंपरिक प्रणाली को छोड़ के मर्चेंट बैंक, ओवरराइटिंग, रिटेल बैंकिंग की तरफ भी जो है बढ़ावा दिया। रिटेल बैंकिंग जैसे कोटक महिंद्रा फाइनेंस हो गया, ये सब चीज़ों की रिटेल बैंकिंग हो गई जो आम लोग जुड़ पाए। तो ऐसे में इस तरह के बैंकों को बात करें तो लोगों को जो है जोड़ा गया। इससे ये फायदा हुआ कि बैंकिंग प्रणाली हमारे देश की बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी एक अर्थव्यवस्था के तौर पर जो हमें धीरे धीरे अगर हम बात करें तो हमें जो है देखने को मिल रही थी। ये सब चीज़ें जो अगर हम बोले तो हमें जो देखने को मिल रही थी। ठीक, फिर अब विदेशी बैंकों, भारतीय बैंकों को इन और अन्य नए प्रकार के वित्तीय सेवाओं को संयुक्त उद्यम स्थापित करने की भी एक तरह से अनुमति दी। देखो ये चीजें रटने की नहीं है कि तुम सोचो रटा है यार, इतना पढ़ा रहे हैं, क्या है, समझाना है, एक पॉइंट में लिख लो, खत्म, इससे ज्यादा नहीं। इसे समझाने के लिए दे रखा है। ठीक है, कहीं तुम सोचो कि क्या नाम है रटना पड़ेगा, नहीं नहीं, कुछ नहीं रटना, समझाने के लिए चीजों को समझो, दैट्स इट, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद फिर देखें तो 10 प्राइवेट बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस मिला। फिर जो 1991 जो 1991 के बाद से ये कुछ बैंक थे, आईसीआईसीआई बैंक थे, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था, एचडीएफसी था, ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब था, इंडस बैंक था, सेंचुरियन बैंक था, आईडीबीआईडी बैंक था, ये दुनिया भर के डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक थे। ये सारे बैंकों को फिर जो है 1991 के बाद जो है लाइसेंस दे दिया कि ठीक है भाई प्राइवेट वाले आप भी आओ, आपके साथ भी क्यों भेदभाव किया जाए, आप भी आओ, आप भी मजे लो, बैंकिंग प्रणाली स्टार्ट करो। ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इन समिति की जो थी वो पूरी सिफारिशें जो है कुल मिलाकर जो है अगर बात करें तो नरसिम्हा जो समिति थी उसकी जो पूरी सिफारिश जो है मान ली गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिक विकास हुआ। यानी कि आधुनिक विकास मतलब अब हम अभी तक हमने जो एरा पढ़ा था वो 1991 से लेके 2000 तक का पढ़ा था। अब जो 2000 के बाद का एरा पढ़ रहे हैं, थोड़ा इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, बताया था मैंने आपको। तो इवैल्यूएशन में हमें ये देखने को मिला कि कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक 2003 से 2004 में सिस्टम में प्रवेश के लिए आरबीआई से लाइसेंस मिला। देखो यार ये ना याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इकोनॉमी पढ़ा तो मुझे देखो सीक्वेंस लेके चलना पड़ेगा ना। ये यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चीज समझाने के लिए है कि क्या है बैंकिंग, क्या है, किस तरह से है। फिर इसी के जैसे 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीएफसी, ठीक है, बंधन फाइनेंस सर्विस, इसको भी बैंकों को स्थापना दी थी। आज भारतीय बैंक उद्योग सबसे अधिक विकासशील उद्योगों में से एक है। किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावी होना चाहिए क्योंकि यह देश के सक्रिय भूमिका निभाता है, सो एंड सो ऑन। बहुत अच्छी अच्छी बातें कुल मिला के। ठीक है, तो सम फैक्ट्स थोड़े से याद रखो। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर आप किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि यूपीएससी में फैक्ट्स नहीं आएंगे, यूपीएससी में सिर्फ अगर आएगा तो स्टार्टिंग के सिर्फ ये 2 बैंक आएंगे, ये 3, इसके अलावा तो सब प्राइवेट है। देखो भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, भारतीय द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक अवध जो वाणिज्य बैंक था। भारतीय पूंजी के साथ पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था जो बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय हैं थे। मतलब बाद में पहला विदेशी बैंक एचएसबीसी था। आईएसओ सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला बैंक कैनरा बैंक था। भारत के बाहर जो पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। और एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक जो है एचएसबी है जो 1987 में मुंबई में जो इन्होंने किया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं, थोड़ा रख लो, काम आ जाए आपको वनडे एग्जाम के लिए। यूपीएससी में तो नहीं आएंगे बट मैं कह सकता हूं कि उसमें आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को समझते हैं। अब इसकी भी आलोचना करेंगे और हमारे लेक्चर जो कंप्लीट हो जाएगा। उद्देश्य क्या थे हम फटाफट जो है थोड़ा देख लेते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, इस वर्ड को समझना, प्राथमिकता प्राप्त, बस उधार को छोड़ो, उधार तो समझ गए होगे। एक हम जैसे लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसको जो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है लोन, एक होते हैं लोअर बिलो मिडिल क्लास, किसान हो गए, लेबर हो गए, ठीक है, मोची हो गया, धोबी हो गया। इन लोगों को अगर इनको पैसे जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे बेचारे? सूदखोर के पास जाएंगे जो ऑलरेडी आपको पता है
उनका जो ब्याज होता है वो कम से कम आप मान के चलो कि लाइक 50% साल का या फिर 36% साल का होता है मिनिमम एटलीस्ट। वो लेंगे तो उनका 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा, तो इससे तो घाटा होगा। तो इसलिए इनको प्राथमिकता प्राप्त माने कि वो लोग जो सच में असहाय हैं उनको लोन देना, जिसके अंदर सभी कैटेगरी आ गई, ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चालक, पुलर, कोई भी हो, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो ना चाहते हुए काम कर रहे हैं, ऐसे समझो जिनकी इच्छा नहीं काम करने फिर भी मजबूरी में काम कर रहे हैं। अब रिक्शा पुलर कोई अपने मन से थोड़ा कोई काम करेगा यार, सोचो। अगर वो रिक्शा चलाता है मन से तो नहीं करे भाई, इसको नौकरी नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा है, पर मजबूरी में पेट पालना, भाई परिवार का भी पेट पालना है ना। क्योंकि देखो दोस्तों, एक बात बताएं, एक आदमी पे ना बहुत जिम्मेवारी होती है, चाहे वो रिक्शा पुलर हो, चाहे प्राइवेट जॉब वाला कहीं पे भी हो। क्योंकि एक स्टेज के बाद जब वो मैरिड हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो उन पे बहुत ज्यादा जिम्मेवारी हो जाती है, उनको ना चाहते हुए काम करना पड़ता है। क्यों? उनको पता है अगर नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, वो कैसे सोएंगे, मेरी बीवी को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते हुए काम करते हैं। तो इसी के जैसे जो प्राथमिकता प्राप्त वाले हैं, जो मजबूरी में बेचारे लगे हुए फंसे हुए, उनको मिल नहीं रहा, मतलब दूसरा स्टेप नहीं मिला, तो इसलिए प्राथमिकता प्राप्त में यही हुआ कि जो असहाय लोग हैं, वैसा से समझो, जो लोअर बिलो मिडिल क्लास हैं, जिसको हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की तरफ से, उनको भी तो लोन की आवश्यकता, भाई किसी को भी तो लोन स्टार्टअप की जरूरत पड़ती है ना, तो इसलिए वो लोगों को भी मतलब लोन की जरूरत होती है। तो इसी के सोड में यहाँ पे भारत सरकार ने, हालांकि इसको उद्योग में, ध्यान से समझना, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा जब, उद्योग में और साथ में कृषि संबंध क्षेत्रों में जो है इसको डिवाइड कर रखा है, जिसकी गतिविधियों में जो राष्ट्र में सर्वाधिक बेहतर योगदान देते हैं। तो इसलिए इसमें अब लोगों को फायदा हुआ। राष्ट्रीयकरण करने से ये हुआ, अब देखो यार सरकारी बैंक है, लेन है भाई, मेरे बाप का क्या जा रहा है। लेकिन प्राइवेट बैंक, अगर वही प्राइवेट बैंक हो तो सोबर सोचेगा, उसका एग्जीक्यूटिव भी सोचे कि उसको पता अगर रिकवरी नहीं हुई तो सबसे पहले मेरी नौकरी जाएगी। सरकारी बैंक ले भाई, क्या होगा देखा जाएगा, मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, ज्यादा ट्रांसफर होगा और क्या होगा। तो ये भी रीजन आपने देखा होगा, जनधन योजना के थ्रू सबसे ज्यादा सरकारी बैंक ही आगे आए थे, प्राइवेट बैंक वाले कोई नहीं आगे आया। क्यों नहीं? उनको पता है कि क्या नाम है, गरीब लोगों का करके क्या मिलेंगे जब पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट बैंक होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दो, सारी चीजें कर दो, नहीं, गवर्नमेंट बैंक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि प्राइवेट बैंक्स भी हों, जिनको प्राइवेट में जाना प्राइवेट में जाओ, अमीर लोग, हम जैसे गरीब लोग तो भाई गवर्नमेंट ही जाएंगे ना। तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल एक ट्रुथ बताऊं, मेरा सडनली एक क्या हुआ था, लाइक कुछ मेंटेनेंस चार्जेस काटते हैं ये लोग ना, तो लो एक उससे अमाउंट कम रहता है, तो ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसमें मेरे चार्ज काट लिया 1200 रुपये यार। मैंने फोन किया, मैं भाई साहब सर आपने मेंटेन नहीं किया। मैं है 2-3 दिन मेंटेन नहीं किया आपने, पैसे काट लिए? बोला हाँ सर ऐसे ही होता है। यानी कि मेरा एक सर्टेन अमाउंट, छोटा सा अमाउंट मेरा हमेशा एट ए टाइम रहता है। क्यों? मुझे पता है अगर मैं नहीं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ना तो मेरा बैलेंस काट लेंगे। तो इसलिए अब यही सरकारी होता तो मे भी 75 रुपये 100 रुपये काट के खत्म कर देता, उन्हें मुझे नहीं चुकता। लेकिन 1200 रुपये एक अमाउंट होता है। एटलीस्ट आप स्टूडेंट लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि 1200 में क्या क्या किया जा सकता है। एटलीस्ट एक मंथ की लाइब्रेरी का फीस भी दिया जा सकता है। तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें हुई। फिर राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य लोगों की बचत को अधिकतम करना था, ताकि बचत को बैंक में जो आदमी रखता है तो उसको जल्दी ना निकाल पाए, तो इसलिए बचत को प्रमोट करता है। इसका उद्देश्य ये भी होता है कि जो एक ग्रामीण शहरी विभाजन उसको रोकने में मदद करता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक जाएंगे तो लोग कम पलायन करेंगे, जब पलायन करेंगे तो उससे फिर ये होगा, जो हमारे जो शहरी क्षेत्र में जो भीड़ भाड़ है उसको कम मिले। आपको पता है एक चीज और बताऊं, देखो यार गांव से शहर कोई नहीं आना चाहता, बहुत रेयर केसेस, मैं ये नहीं कहता कोई नहीं आना चाहता, बट 90% लोग नहीं आना चाहते शहर में। अगर उनको वही फैसिलिटी, अगर वही जॉब अपॉर्चुनिटी, वही सारी चीजें उनको अपने घर में मिल जाए ना, तो कोई शहर में ना गंदगी में नहीं आना चाहता। मानते हो ना इस चीज को? बिल्कुल मानते होगे। पर क्या करें, मजबूर हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, चाहे जॉब की हो, चाहे अच्छी स्कूल शिक्षा की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, जिसके कारण उनको मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ता है। और यहाँ के दिल्ली की या फिर और भी जो मेट्रो सिटीज है, गंदी हवाओं में रहना पड़ता है। दिल्ली में देख लो कितना स्मोक है, कितना पोल्यूशन। आंखें, जब मैं भी जब बाहर निकलता हूँ तो आंखें चरचराने लग जाती हैं, फिर आगे धोता हूँ तो दब जाके जो आंखों में जलन जो होती है शांत होती है। ये फैक्ट है। तो इसके कारण जो अंतरा जो क्षेत्रीय संतुलन हो उसमें भी जो है कम हो, तो ये भी हमें एक रीजन अगर हम बोले तो हमें ये भी चीजें जो हमें देखने को यहाँ पर अगर हम बोले तो हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद
हम देखें तो हमें यह देखने को मिलता है दोस्तों कि इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, वही अच्छी अच्छी बातें, सामाजिक आर्थिक कल्याण जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी कि वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि सभी लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लेके आए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग का विस्तार हो सके। ताकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना पहले लेक्चर में कि गवर्नमेंट का क्या मोटिव है होता है, इससे फायदा क्या होता है गवर्नमेंट को कि फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जा सके ताकि पैसे को बैंक के अंदर रखा जा सके और सरकार लोन ले सके। तो ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। फिर एक कदम बैंकिंग को क्लास बैंकिंग, उच्च वर्गों हेतु बैंकिंग में से मास बैंकिंग की तरफ बढ़ाना। यानी कि पहले ये सिस्टम होता था कि पहले क्या होता था ना, क्लास बैंकिंग होती थी कि भाई ये क्लास है, अमीर लोग के पास ही भाई एटीएम मिलेगा या फिर ये सारी चीजें जो है मिलेंगी। लेकिन अब क्या हुआ, लास्ट 5-6 सालों के अंदर अब ये मास बैंकिंग हो गई। अब एक रिक्शा वाले के पास भी एटीएम है, इवन जो मोमोज बेचता है भाई, ये क्या ले भाई भैया पेटीएम कर दे, भाई मोमोज वाला भी है, छोटा सा अपना स्टॉल लगा के रखता है, पेटीएम कर लो, फोन पे कर लो, क्या है सारी चीजें मास बैंकिंग। तो यानी कि अब सभी बैंकों सभी लोगों के पास अब देखा जाए तो अकाउंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसी की जैसे अगर हम बात करें प्रभाव में यही होता है कि देखो जनता में एक विश्वास जागृत हुआ। भारत में राष्ट्रीयकरण के 2 प्रमुख चरणों के पश्चात 80% तक बैंकिंग क्षेत्र सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत आ गया। हालांकि डेटा थोड़ा सा पुराना हो सकता है, लेकिन अभी भी मान के चलो कि 80% के आसपास जो है सरकारी के अंदर जो खाते हैं, 80% जो खाते हैं वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो हम देखें तो इसके अंदर सरकारी स्वामित्व के अंदर ही जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात अगर देखें तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमा राशि बढ़कर करीब 800% हो गई और अग्रिम में एडवांस में करीब 11,000% जो हमें देखने को उछाल आया। अग्रिम माने एडवांस लेना, और एडवांस मतलब ओवरड्राफ्ट जिसको लिमिट कहते हैं, आप ऐसे समझो। सरकारी स्वामित्व ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिरता में जनता को निर्विवाद भरोसा और अपार विश्वास जो हमें कुल मिलाकर दिया। ठीक है। साथ में सुदूरवर्ती दूर दराज इलाकों में कोने तक बैंकिंग मिली, अधिक न्याय संगत और प्राथमिकता के आधार पर वितरण किया गया, और साथ में निर्बाध और धारा रेखांकित यानी कि राष्ट्रीयकरण से विशेष रूप से हरित क्रांति की अवधि में निर्बाध एवं धारा रेखांकित जो एक तरह से बैंकिंग प्रणाली को भी जो है जोड़ा गया था। अब आलोचना देखो, अगर हम किसी पक्ष को समझ रहे हैं तो उसका आलोचनात्मक भी समझना पड़ेगा, जब भी जाके आप जो है सच माने में आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। अगर आप फीचर्स के पीछे भागते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, आपको आलोचना भी जो है उसकी समझनी पड़ेगी। जब जाके ही अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ होगा। तो आलोचना क्या थी, दक्षता और लाभप्रदता में व्यापक कमी आई है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि सबसे पहले एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हालांकि इसी का ही पार्ट है बैंकिंग का, हम पढ़ाएंगे इसी मॉड्यूल 2 में ही पढ़ाएंगे, लेकिन एनपीए में सबसे ज्यादा मजेमारी हुई। अब यहाँ पे ये हुआ जैसे आपने नीरव मोदी हो गया, किंगफिशर का जो ये हो गया, ये सब आपने जो देखे, इन्होंने सालों ने मिस यूज किया बैंकिंग का। मिसयूज का मतलब ये है कि देखो गलती इनकी भी है, बैंक की भी है। ज्यादा लोन के चक्कर में, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ये लोग भी कूदने लग गए। तो इसमें हमें ये चीज देखने को मिली हमें कि बैंकों ने क्या किया, अमीर लोगों को ज्यादा लोन बांटे कि इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा मिटा, और अमीर लोगों ने अपने आप को बैंक करप्ट करा लिया। तो जब बैंक करप्ट करा लिया, अब मान लो 1,000 का लोन है, नहीं चुकाना, मान लो वो नहीं बोल रहे भैया हमारी तो कंपनी डूब गई, हालांकि नहीं डूबी पर कागजों पर डूब चुकी है, पैसा गबन कर गए। तो उस कंडीशन में जब पैसा खा गए तो क्या होगा, बैंक को तो पैसा लॉस हो गया। वो पैसा जब लॉस होगा तो उसमें ये होगा वो एनपीए में चला गया, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि भाई अभी इन लोगों से पैसा नहीं लिया जा सकता। हालांकि इसकी भी स्टेजेस होती हैं कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, हम उसको बाद में बात करेंगे। अभी से समझो कि एनपीए हो गया कि भाई अब इन लोगों से लोन नहीं ले पाएंगे। तो ये पैसा क्या हुआ, फिर भारत सरकार ने अपने अकाउंट के अंदर जो है, जो उनकी बैलेंस शीट होती है उसमें राइट ऑफ करने की जो कोशिश करी। तो एक तरह से एनपीए, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो है एक तरह से बढ़ने लग गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने एक ब्याज दर संचालन को जन्म दिया जो अविश्वसनीय रूप से जटिल, भिन्न प्रकार के ऋणों के लिए ब्याज की अलग अलग दरें भी दी। जैसे सेविंग अकाउंट में रखोगे 4%, अगर कोई मान लो कोई 60 साल प्लस रखता तो उसके लिए अलग रखा, फिर अगर आप इसमें रखो, फिक्स में रखोगे तो अलग ब्याज दर होंगी। तो इस तरह से काफी जटिल प्रक्रिया जो है कुल मिलाकर अगर बात करें, ब्याज दरों की भी जो है सीमित हमें कर देखने को मिली। राष्ट्रीयकरण अभियान के कारण सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम कम प्रतिस्पर्धा हुई। यानी कि जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसमें सार्वजनिक बैंक और देखा जाए प्राइवेट बैंक में प्रतिस्पर्धा एक तरह से नाम मात्र ही हमें जो देखने को मिली कि सार्वजनिक में अपने हिसाब से काम करता है। भाई वो 10 बजे आएगा, वो 5 बजे चला जाएगा। प्राइवेट बैंक वाले मराते नहीं रहेंगे कि 8-8 बजे तक, नहीं, वो 10 बजे खुलेगा और अपना 5 बजे गोली, भाड़ में जाओ कल देखेंगे। लेकिन प्राइवेट बैंक के साथ ऐसा नहीं। तो प्रतिस्पर्धा को अगर बात करें तो उसको काफी कम जो इन्होंने करके दिया। फिर बैंकिंग प्रणाली के कामकाज में नौकरशाही का रवैया भी एक तरह से उत्तरदायित्व पहल की कमी भी देखने को मिली, और इन बैंकों के
अपरिवर्तनीय विस्तार के कारण आर्थिक रूप से अव्यवहार्य शाखाओं में वृद्धि। ऐसी जगह शाखाएं खोल दी गई जहां पे जरूरत नहीं है। मान लो आसपास कोई है ही नहीं, वहां पे मान लो 500 लोग रहते हैं, वहां पे शाखा खोल दी गई बड़ी मल्टीनेशनल, क्या फायदा? 500 लोगों में क्या बिजनेस कमा लेगा वो बैंक? आसपास मतलब अगर मान लो 5-10 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर मान लो भाई रंबल में खोल दिया, यानी कि डेजर्ट में जैसलमेर के आसपास खोल दिया, वहाँ पे 500 लोग ही रहते हैं, मान लो दूर दूर गाँव के 2-4 गाँव के मिला लो 500 लोग रहते हैं, वहाँ पे एक बैंक खोल दिया, तो वहाँ पे क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस वजह से कहीं कहीं ना कहीं ऐसे जंगलों में खोल दिया, तो अव्यवहार्य जो है शाखाएं भी जो हमें जो देखने को मिली। फिर इसके साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी सबसे ज्यादा हुआ। उन क्षेत्रों को ऋण का वितरण किया गया जो सुदृढ़ बैंकिंग नियमों के विरुद्ध थे, और जिससे बेहतरीन ऋण वितरण ने इन संस्थाओं को आर्थिक व्यवस्था में और ज्यादा कमजोर कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे 2 लेक्चर, हमारे आज का दूसरा लेक्चर। कल फिर मिलेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। कल से हम शेड्यूल बैंक नॉन शेड्यूल पे चलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।